वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे ये शो आपके समक्ष अपलोड होता है इसी यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें हम लोग सीखते हैं 4 सवालों के साथ 40 बातें। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। हम लोग सीखने का मतलब आप लोग सीखते हैं, ठीक। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि 4 सवालों के माध्यम से आपको ऐसी 40 बातें बताऊं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, जिससे आपका रिवीजन हो, और थ्योरी क्लासेस के दौरान जो बातें आपने पढ़ी हैं एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप वीओ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आरओ यारू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसे आपको देखना भी है और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करना है। एक सवाल के माध्यम से ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रिवीजन कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इस शो को हिट कराना ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान सभा की पहली बैठक में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के भी सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। ऑल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों द्वारा 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया गया। ईच मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन। कौन सा इसमें गलत है ये आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखना। गलत सही भी ध्यान रखा करो। नीचे पता चला यहाँ असत्य लिखा हुआ है और आपने सत्य टिक करके आ गए और पूरा मामला गड़बड़ा गया। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बातचीत हो रही है। तो देखिए, यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में। जैसे 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग होती है, यानी पहली बैठक होती है। और ये संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो जो सबसे अथेंटिक डेटा है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट्स पर यही लिखा हुआ है, 211। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन जज्बाती नहीं होना, आपको 211 ही टिक करके आना है। 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्यों भाई 211 ने ही क्यों पार्टिसिपेट किया? जबकि अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और 93 नॉमिनेट होने थे, यानी कुल जो संख्या तय हुई थी वो 389 की तय हुई थी टोटल नंबर। लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 211 लोगों ने किया। तो मुस्लिम लीग ने शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको सेपरेट नेशन चाहिए, दूसरा देश चाहिए, दूसरी संविधान सभा चाहिए। तो पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। दूसरी बात, देसी रियासतें, रियासतें धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुई। शुरुआत में रियासतों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी बन रहा था। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता मालिक होती है और राजतंत्र में राजा मालिक होता है। राजा इधर तलवार खोंस के चल रहा है, सीना तान के ऐसे करके, है ना। जनता अगर घूर दे, जनता का सर कटा देगा। और डेमोक्रेसी में जनता घूर के मांगती है 15 लाख रुपए दो, है ना। डेमोक्रेसी में राजा ऐसे चलता है और जनता ऐसे, और राजतंत्र में राजा ऐसे चलता है और जनता ऐसे चलती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। तो रियासत के जो प्रमुख थे वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए शुरुआत में रियासतों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके रियासतें संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगी। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब हुई तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि अध्यक्षता करे। तो इसीलिए इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष, यानी संविधान सभा के प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुने गए। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब ये है कि जब तक अस्थायी तौर पर सभा अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेती तब तक अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अगली इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष, संविधान सभा ने अपना प्रेसिडेंट या चेयरमैन चुन लिया, जो कि बने बाबूजी यानी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है मेरे भाई उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स कि हम भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं, हमारा सपना क्या है।
तो हमारा सपना प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सेप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को। और यही आगे चल के प्रियम्बल का रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, यानी ये आगे चल के आप देखेंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप लेता है। राइट, चलिए सवाल पर आते हैं। फर्स्ट मीटिंग में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, गलत हो जाएगा। ठीक है। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों द्वारा 10 लाख की जनसंख्या, तो संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ थी, यानी संविधान सभा की जो संख्या है थी, उस संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? उस संख्या का निर्धारण मेरे भाई पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जैसे उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास की थी, तो ये डिसाइड किया गया कि 389 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और संविधान बनाने में अपना योगदान देंगे। प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, 10 लाख पर एक आदमी संविधान सभा में जाएगा और संविधान बनाने में अपना रोल प्ले करेगा, यानी संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो फर्स्ट गलत है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली वन इज योर राइट आंसर। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के तहत प्रस्तावित संविधान सभा के गठन के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज्ड अंडर द कैबिनेट मिशन? पहला, कुल संख्या 489 निर्धारित की गई। टोटल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फिक्स्ड एट 489। 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासत, यानी 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स। प्रांत और देसी रियासतों को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट एलोकेट की गई। फोर्थ कह रहा है कि ब्रिटिश प्रोविंस को जो सीट एलोकेट की गई उनका निर्धारण तीन प्रमुख कम्युनिटी के बीच में किया गया। तीन प्रमुख कम्युनिटी के बीच में सीटों का निर्धारण किया गया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझिए जरा सा। तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, तो आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, यानी संविधान सभा का गठन भारत देश में एक मिशन की सिफारिश पर हुआ, और जिसका नाम हुआ कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड, संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, यानी संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें मेरे भाई कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ये जो संविधान सभा, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर बन रही है, इसमें ये तय हुआ कि 10 लाख पर एक आदमी संविधान सभा में जाएगा, और इससे उस समय की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, तो 389 तय हुआ कि 389 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, और इसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंस से जाएंगे, जो अंग्रेजी भारत है, जहां पर सरकारें चलती हैं। 292 लोग 11 प्रांतों से, और 4 लोग चीफ कमिश्नरी एरिया से जाएंगे। इनका इलेक्शन होगा, चुनाव वैसे ही होगा जैसे आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एसटीवीएस सिस्टम से। वहीं अगर आप देखेंगे 93, तो 93 मेरे भाई नॉमिनेट होकर जाएंगे। नॉमिनेट होकर जाएंगे यानी ये मनोनीत होंगे। 93 लोग मनोनीत होंगे, यानी ये नॉमिनेट होकर जाएंगे। 93 नॉमिनेट मनोनीत होकर जाएंगे देशी रियासतों के द्वारा। ठीक है। और ये जो 296 सीटें हैं, ये सब 296 सीटों को तीन प्रमुख समुदायों में बांटा जाना था, और तीन प्रमुख समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। यहाँ हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और यही हिंदू शब्द लिख के एग्जाम में ट्रैप बनता है। 10 लाख पर एक आदमी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी इलेक्टेड भी होगी, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी क्या, नॉमिनेटेड भी होगी। ठीक है। तो देखो चार बातें समझिएगा। जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, निर्वाचित मनोनीत दोनों बनेगी, 10 लाख पर एक आदमी जाएगा। चौथी बात, जो लोग मनोनीत होंगे उनको देशी रियासतों के राजा महाराजा के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा,
और जो लोग इलेक्ट होंगे वो प्रांतों की सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वहां से इलेक्ट होंगे। इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, वैसे ही चुनाव होगा जैसे आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होना है उन्हें तीन मेजर कम्युनिटी में बांटा गया, प्रमुख समुदाय में बांटा गया। वो थे सामान्य, सिख और मुस्लिम। सिख मुस्लिम को छोड़कर बाकी सामान्य में आ रहे हैं। ठीक। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होगा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा। तो यहां लिखा हुआ है संविधान सभा की कुल संख्या 489 निर्धारित की गई थी, गलत हो जाएगा। 389 निर्धारित की गई थी, 389 निर्धारित की गई थी। बाद में जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तब यह संख्या घट के आ गई 299 पर, यानी 299 पे। इस 389 में आपने ये देखा कि 296 लोग चुनकर आएंगे और बाकी 93 नॉमिनेट होंगे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब ये संख्या दूसरी हो गई, तब ये संख्या हो गई 229 प्लस 70 की संख्या हो गई, 70 आएंगे नॉमिनेट होकर, 229 इलेक्टेड। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये संख्या कम हो गई। लिखा हुआ है इसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों को आवंटित करने का प्रस्ताव था, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में सीट बांटी गई, जी हाँ, 10 लाख पर एक आदमी, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय में किया गया था। तीन प्रमुख समुदाय कौन कौन से तीन प्रमुख समुदायों में किया गया था? तो तीन प्रमुख समुदाय हैं आपका क्या? सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये तीन प्रमुख समुदाय। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये गलत है, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज? मूल कर्तव्यों के संबंध का प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिए गए हैं। दूसरा, मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। तो देखिए यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है यानी मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। अगर समाज में आप अधिकारों के लिए क्लेम करते हैं, राज्य से आप अधिकारों के लिए क्लेम करते हैं, तो उस राज्य और समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि विदाउट ड्यूटी अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। पिताजी से आप मोटरसाइकिल के लिए क्लेम कर रहे हैं तो पिताजी कह रहे हैं बाजार से सब्जी लाना, तो दोनों होना चाहिए, है ना? तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। विदाउट ड्यूटी राइट्स मनमानी पैदा करते हैं, और यही कारण है कि बाई 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, और वो पार्ट है पार्ट 4A। और पार्ट 4A के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की गई। मौलिक कर्तव्य क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? हाँ, was not in original constitution, was not in original constitution यानी मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है भैया, मूल संविधान में नहीं थे यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़े गए? एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। राइट। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, यानी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 ही मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी 11वां है, 11 है, तो 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86 अमेंडमेंट यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और फॉर सिटीजन, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये फॉरेनर को प्राप्त नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट इन्फोर्सिएबल यानी प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, यानी इन्हें कोर्ट में जाके क्लेम नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में जाके इन्हें क्लेम नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये संविधान का दर्शन है,
फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से इंस्पायर होता है कि लोगों के अंदर मोरालिटी लाने के लिए, नैतिकता लाने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, भारतीय संविधान में ऐड किए गए। ठीक है, आइए देखते हैं, सवाल पर आते हैं जरा। सवाल कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 51A में है। जी नहीं, आर्टिकल 51A में नहीं है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान संविधान का पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 51 लिखा है, 51 के अंतर्गत नहीं। 51 में क्या है, 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये आर्टिकल 51 जो आपका है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है और डीपीएसपी संविधान का पार्ट 4 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है, ये भी गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए है, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर के लिए भी हैं, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी हैं। तो यहाँ लिखा है मौलिक अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज और ओनली फॉर सिटीजन, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, अगला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहला स्टेटमेंट आपका लिखा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड आपका लिखा हुआ है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑल मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड स्टेटमेंट आपका लिखा है केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, यानी केवल राज्यसभा के जो मेंबर हैं वही मंत्री बन सकते हैं, वही मिनिस्टर बन सकते हैं, बाकी और कोई मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। तो देखो, मंत्रियों की यदि आप बात करें मेरे भाई, तो केंद्र में जो ये मंत्रियों की टीम है, यानी सेंटर में जो ये मंत्रियों की टीम है, इसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी इसे आप मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। सेंटर में जो मंत्रियों की टीम है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। इसमें कितने मंत्री होते हैं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में? तो एक होते हैं आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे बड़ा मंत्री होता है, जिसके पास प्रमुख विभाग का चार्ज होता है, उसे आप कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे आप राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाते, वहां राज्य मंत्रियों को ही स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र भार। और एक ये आपका डिप्टी मिनिस्टर। ये तीनों मंत्री का जो समूह है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। इसका हेड पीएम है। पीएम स्वयं भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि पीएम की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात समझना, किसी भी मंत्री को तभी हटाया जा सकता है जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाया जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कब हटाया जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर को तभी भी हटाया जा सकता है जब उनके पास बहुमत न हो, मेजोरिटी लैप्स की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, हमेशा नहीं। सवाल पर आइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, जी हाँ, और ये बात आर्टिकल 74 में लिखी भी है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये ठीक है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आर्टिकल 75 में ये भी लिखा हुआ है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, यानी केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, मंत्री बनने के लिए चाहे आप लोकसभा के सदस्य रहें, चाहे आप राज्यसभा के सदस्य रहें, लोकसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, दोनों में कोई भी मंत्री बन सकता है।
कोई भी व्यक्ति अगर कहीं का सदस्य नहीं है तब भी वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। बस 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं की मेंबरशिप लेनी है, नहीं ली तो मंत्री पद गयो, मंत्री पद गयो यानी मंत्री पद चला जाएगा। क्लियर बात? तो यहां पर, और मंत्रियों के लिए एक खास बात और ध्यान रखना कि मंत्री चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का, दोनों हाउस में जा सकता है, बोल सकता है, प्रश्न का जवाब दे सकता है, लेकिन वोट वहीं करेगा जहां का वो सदस्य है। ठीक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, आपको अच्छा लगता है स्टडी आईक्यू का प्लेटफॉर्म, आपको अच्छा लगता है स्टडी आईक्यू के जो कंटेंट है वो, तो 9289996923 यूट्यूब की क्लासेस देख के आपको लगता है कि हाँ यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको बढ़िया लग रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बैच में मैं पढ़ाऊँ पॉलिटी, किसी किसी बैच में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, किसी किसी बैच में नहीं रहती है। तो आप पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए, कंप्लीट काउंसलिंग के लिए, पूरी गाइडेंस के लिए आप यहाँ इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ जब आप कॉल करिएगा तो आप मेरा नाम बता दीजिएगा कि आप मेरी क्लास से आए हैं, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा और बैचेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हमारे यहाँ प्री की तैयारी के लिए भी बैच है, मेंस की सेपरेट प्रिपरेशन के लिए भी बैच है, दोनों की एक साथ तैयारी के लिए भी बैचेज हैं, आर ओ की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी बैचेज हैं, और अगर आप बीईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी बैचेज अवेलेबल हैं, ठीक है। इन सब के बैचेज अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। और यदि आप खुद से जानना चाहते हैं सारे बैचेज के बारे में तो आप जाइए studyIQ.com पर, वहाँ पर क्लिक करिए स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस के बाद आप क्लिक करिए यूपी पीसीएस। जब आप यूपी पीसीएस क्लिक करेंगे तो आपको सारे बैचेज एक साथ दिखाई पड़ेंगे, और वहाँ पर आप बैच के बारे में सारी जानकारी पढ़िए खूब अच्छे से, और पढ़ने के बाद जब परचेज करने का ऑप्शन आएगा तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा, VL Live। इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये एक अध्यापक का कोड है, मेरा कोड है। अध्यापकों का कोड जब आप लगाते हैं तो उससे आपका एक प्रेम जाहिर होता है, बाकी आप किसी का भी कोड लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और आपका एक प्रेम जाहिर होता है। तो इस कोड को लगाकर आप बैचेज में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।